हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। चलिए आज देखेंगे केमिस्ट्री, जो टेक्निक है केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। वह है पदार्थ की प्रकृति के बारे में, परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, परमाणु द्रव्यमान इकाई या मोल संकल्पना, गैसीय नियम, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, ईंधन, सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा, धातु एवं अधातु, घोल या विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल एवं जल की कठोरता के बारे में। चलिए देखते हैं। जल एवं जल की कठोरता, वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो है पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर। जैसे देखिए, ड्रिंकिंग वाटर जो है वह है H2O। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। H2O में आयतन के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 2:1 होता है, लेकिन भार के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वह है 1:8। जैसे देखिए, आयतन क्या है तो 2 H2O में 2 है हाइड्रोजन के अणु और 1 है ऑक्सीजन का अणु, लेकिन भार के अनुसार हाइड्रोजन का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वह है 1:8। अगला पॉइंट है वह है जल की कठोरता यानी हार्डनेस ऑफ वाटर। किस कारण होता है हार्ड वाटर और यानी अस्थाई वाटर और अस्थाई वाटर क्या है? जैसे देखिए, एक होता है अस्थाई कठोरता और सेकेंड होता है अस्थाई कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस जो है जल में जो है हार्डनेस जो आता है वह कुछ तत्व के घुल जाने के कारण जल जो है हार्ड हो जाता है। यदि जल में कुछ भी तत्व नहीं घुला रहेगा तो वह प्योर जल रहेगा, और कुछ तत्व घुल जाता है तो जल जो है हार्ड हो जाता है। जैसे देखिए, एक होता है अस्थाई कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस, या जो है कुछ ही समय के लिए जल में घुल जाता है ये तत्व तो हार्ड बनाता है जल को, बाकी इसके बाद यह नहीं बनता है। लेकिन एक होता है अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता क्या होता है? यह जो है जल को परमानेंट रूप से कठोर बना देता है। लेकिन अस्थाई कठोरता में आता क्या है? जैसे देखिए, अस्थाई कठोरता में जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोकार्बोनेट आयन या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के लवण होता है। जैसे देखिए, एक हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकेंड हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों जो है वह अस्थाई कठोरता के कारक है इसका। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, अस्थाई कठोरता के जो कारक है वह मैग्नीशियम क्लोरेट और सेकेंड होगा कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर होता है कैल्शियम सल्फेट। ये दोनों में से एक रहेगा तो वाटर जो है वह अस्थाई कठोरता रहता है। इसका उपचार किस प्रकार होता है? जैसे देखिए, यदि वाटर में अस्थाई कठोरता है यानी वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के लवण है, तो उसका जो उपचार होता है वह उबाल कर भी हो सकता है या फिर क्लार्क विधि से होता है। जैसे देखिए, उबाल कर जो किया जाता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यदि रहेगा तो वह जो है टूट जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्मी से जो है टूट जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि नीचे बैठ जाता है जल के और H2O में बदल जाता है, और CO2 जो गैस रहता है वह ऊपर उड़ जाता है। अब अगला विधि जो आता है वह है क्लार्क विधि। टेम्परेरी हार्डनेस को अलग करने के लिए क्लार्क विधि भी उपयोग में लाया जाता है। जैसे देखिए, क्लार्क विधि में क्या होगा? जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लार्क विधि में क्या उपयोग करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, यह जो है आपसे पूछ सकता है क्लार्क विधि में क्या उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको डालते हैं, तब यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि नीचे बैठ जाता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट यह भी नीचे बैठ जाता है और H2O जल बनता है। दोनों जो है
कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाता है और H2O जल बनता है, और जो बाकी जल रहेगा वह हार्ड नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख चुके हैं हम अस्थायी कठोरता। अब देखेंगे अस्थायी कठोरता के बारे में। अस्थायी कठोरता में हम बताए हैं कि इसमें होता है मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। इसका उपचार जो है वह ज़्यादा पूछा जाता है। इसका उपचार में फर्स्ट आता है परम्यूटेड या फिर जियोलाइट विधि। जियोलाइट या फिर परम्यूटेड जो है इसको कहते हैं, जैसे देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट को इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको पढ़ते हैं Na2Al2Si2O8, इसको पढ़ते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सिलिकेट, और इसी को बोलते हैं जियोलाइट। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी सूत्र को हम बोलते हैं जियोलाइट, और इसी को हम यहाँ पे जैसे देखें आप जेड से सूचित करते हैं। जियोलाइट को अक्सर जेड से सूचित करते हैं। तो MgSO4 जो है जियोलाइट के साथ अभिक्रिया करता है, तो Mg देखिए जेड जो यहाँ पे है वह जियोलाइट के Na2Al2Si2O8 को सूचित करता है। जो कि मैग्नीशियम जियोलाइट बनता है वह नीचे बैठ जाता है, और इससे एक और बनता है उत्पाद, वह है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी नीचे बैठ जाता है, तब जल जो है वह शुद्ध हो जाता है। अब अगला विधि है वह है कैल्गन विधि। कैल्गन विधि में हम सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट, सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट, जैसे देखिए यहाँ पे Na4PO4 6, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट, यह ध्यान रखिएगा। और इसी को कैल्गन विधि में उपयोग करते हैं। जब कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट के साथ यानी कैल्गन से अभिक्रिया करवाते हैं तो यह बनता है NaCl और Na2 कैल्शियम मेटा हेक्साफॉस्फेट। इसको कैल्शियम मेटा हेक्साफॉस्फेट पढ़ेंगे और सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट इसको पढ़ेंगे। यह ध्यान रखिएगा कि कैल्गन विधि में हम उपयोग करते हैं सोडियम मेटा हेक्साफॉस्फेट को। अब अगला पॉइंट आता है वह है ppm, या फिर इसको बोलते हैं जल की कठोरता का मापन, जो होता है पार्ट्स पर मिलियन में होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। और इसको हम निकालते हैं कैसे, जैसे कठोरता जो होता है वह पार्ट्स पर मिलियन में होगा, यानी विलेय के भार, जो जल में जो भी चीज़ घुला हुआ है उसका भार ग्राम में लेना है और जल का भार ग्राम में लेना है, इंटू 10⁻6 कर देना है, तो इससे आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ तक जो है यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कैल्गन व्यावसायिक नाम है। पहले ही हम बता सकते हैं कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का जो उपयोग किया जाता है वह कैल्गन विधि में करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वह है शुद्ध जल का pH मान है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसे वैद्युत अवघटन करने पर धनोद पर मुक्त गैस का नाम है, धन आयन पर जो गैस मुक्त होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। जैसे ध्यान दीजिएगा आप, जल में जब आप थोड़ा सा अम्ल मिलाते हैं तो धन पर जो मुक्त होगा, धन यानी पॉजिटिव आयन पर जो मुक्त होता है वह निगेटिव जो ऑक्सीजन जो है, जैसे ऑक्सीजन जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, पॉजिटिव जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होगा वह जो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने योग्य ही तत्व मुक्त होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन होता है मुक्त धन आयन पर। अब अगला क्वेश्चन है वह है भार अनुसार जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात है। भार अनुसार यहाँ पे पूछ रहा है, आयतन अनुसार नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी 1:8। अगला क्वेश्चन है कठोर जल के नमूने में मैग्नीशियम सल्फेट जो है वह 0.012 ग्राम प्रति लीटर तथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वह 0.081 ग्राम प्रति लीटर है। जल की कठोरता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कठोर जल के नमूने में यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो जल का कठोरता है वह कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक में निकाला जाता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं आपको, जल
जल के कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक। अब समतुल्यांक क्या होता है हम आगे बताएंगे इसी क्वेश्चन में। समतुल्यांक में निकाला जाता है। क्या होता है समतुल्यांक, आगे चलिए देखते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कठोर जल के नमूने में मैग्नीशियम सल्फेट का जो 0.012 ग्राम प्रति लीटर है भार, तथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो भार है वह 0.081 ग्राम प्रति लीटर है। तो जल की कठोरता है क्या है। तो देखिए समतुल्यांक जो होगा वह इस प्रकार निकालते हैं। जैसे यहाँ हम लिखेंगे, एक तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में दिया हुआ है, इस मैग्नीशियम सल्फेट के भार दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो भार होगा हम निकालेंगे वह कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक, इसको लिखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के तुल्य कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा या फिर की भार को हम इस प्रकार जैसे निकालेंगे। दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट का जो भार दिया हुआ है उसको लिखेंगे पहले, इसमें दिया हुआ है 0.012 ग्राम, तो उसको लिखेंगे 0.012 ग्राम बाई। अब जितना भार आता है कैल्शियम कार्बोनेट जितना भार आता है यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का उसको लिखेंगे 120 आता है। जैसे यहाँ से निकालिए 120 से इसका आता है 24 प्लस 32 प्लस 48 करिएगा तो आ जाता है 120। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 48 नहीं आता है, 16 चक्का 64 आता है यहाँ पे। तो 4 8 2 10 के 0 6 3 9 9 2 11 11 1 12 120 आता है। ठीक है, इस यहाँ पे जो हम नीचे लिखे हैं वह मैग्नीशियम सल्फेट के बाहर लिखे हैं और इंटू करेंगे 100 से। क्यों करेंगे 100 से इंटू, तो 100 जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट के बाहर आते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम होता है 20, तो इसका जो होगा वह है 40, कार्बन का होगा 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन होगा 16 48, 8 2 10 10 होगा, 4 4 8 9 1 10 यानी 100 आता है यहाँ से। तो इसका जो भार होगा उसको हम गुना करेंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की तुल मात्रा जो होगा वह इतना आएगा और इसका जो मान आता है वह है लगभग 0.01 ग्राम। ठीक है, अब इसी प्रकार सेकेंड स्टेप में करेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तुल्य मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के तुल्य कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो आता है दिया हुआ है इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मात्रा वह है 0.081 ग्राम। और बाई में करेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भार अनुभार, इसका जो भार आता है वह 162, कैल्शियम के 20 दूनी 40 आता है, 40 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 और 16 48 इंटू 2। ठीक है, तो 8 2 10 10 1 11 और 4 1 5 1 6, यहाँ से गुना कीजिएगा 40 प्लस कीजिएगा तो 60 दूनी 120 और 122 आता है और 40 प्लस कीजिएगा तो 162 आ जाता है इसका भार। ठीक है, 162 इसका भार आता है, तो 162 लिखेंगे नीचे इंटू सी कैल्शियम कार्बोनेट का जो भार आता है वह 100 आता है, तो 100 लिखेंगे तो इसका जो मान आएगा वह आता है लगभग 0.05। अब जितना ये जो आता है 0.05 ग्राम और 0.01 ग्राम, ये दोनों को हम आता प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आता जल की कठोरता जो होता है वह होगा 0.01 ग्राम प्लस 0.05 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर। दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके पास प्रति लीटर है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है 0.012 ग्राम प्रति लीटर,
तो कैल्शियम कार्बोनेट भी जो आएगा वह प्रति लीटर में ही आता है, और इसका जो मान आता है वह आता है 0.06 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर। ठीक है, अब यह तो आ गया, हम इसको निकालना चाहते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। तो हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का जो मात्रा है वह 0.06 ग्राम प्रति लीटर है, यानी 1000 ml, या फिर इसी को के ग्राम भी लिख सकते हैं, लगभग समान ही होता है। ठीक है, या 1000 ग्राम में जो उपस्थित है कैल्शियम कार्बोनेट वह 0.06 ग्राम है। अब हम निकालेंगे 10⁶, यानी 1 मिलियन में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो होगा वह होगा 0.06 ग्राम बाई 1000 इंटू 10⁶। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वह आता है 60 ग्राम। ठीक है, और 60 ग्राम हम इसको लिख सकते हैं 60 पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ से लिख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक और चीज़ होता है, वह क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन को हम डिग्री में भी निरूपित करते हैं। तो 1 डिग्री बराबर होता है 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे 60 पार्ट्स पर मिलियन है, तो यहाँ से आ जाता है 6 डिग्री। पार्ट्स पर मिलियन को हम डिग्री में भी निरूपित कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 6 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन होगा इसमें, वह है कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है स्नान करने में, बॉयलर में, कपड़े धोने में, कृषि में नहीं, कपड़े धोने में नहीं, स्नान करने में हो सकता है। स्नान करने में क्यों? जैसे देखिए, कृषि में नहीं हो सकता, कपड़े धोने में नहीं क्योंकि उसमें जो है साबुन नहीं फेंकना आता है, और बॉयलर में भी नहीं। ठीक है, बचा कौन? तो स्नान करने में। अगला क्वेश्चन है, वह कठोरता प्रकट की जाती है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, कठोरता जो है जल का वह कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यांक के रूप में प्रकट किया जाता है, पिछला ही क्वेश्चन में बताए थे। अगला क्वेश्चन है, वह भारी जल होता है। तो भारी जल जो है O2 और ड्यूटेरियम का यौगिक होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कठोर जल कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यह क्षारकीय है नहीं, यह साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम एस्टीरेट का अवक्षेप बनाता है। इसका राइट आंसर होगा यही, यह साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम एस्टीरेट का अवक्षेप बना देता है, जिससे झाग नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वह है पानी में या फिर पानी की कठोरता को दूर करने की जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है क्योंकि, या क्यों प्रवाहित किया जाता है? तो क्योंकि जियोलाइट जो है वह नए यौगिक बनाता है जो कि सोडियम क्लोराइड के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ, जियोलाइट किसे बोलते हैं? जियोलाइट का जो सूत्र होता है वह होता है Na2 सोडियम एल्यूमिनेट, या फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, O8 होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट। यह होता है जियोलाइट के सूत्र। तो इसमें जो है यह अभिक्रिया करके किसी से भी, या जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट से अभिक्रिया करके इसको हम Z से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यह Z जो है, मान लीजिए यह Z जो है यह अभिक्रिया करके बना देता है मैग्नीशियम जियोलाइट, जो कि नीचे बैठ जाता है। अब यदि इसमें हम NaCl का विलयन मिला देते हैं तो Z जो है, जो अभिक्रिया किया है और मैग्नीशियम NaCl से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है, और Na इसमें जियोलाइट में आता है, Na फिर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी फिर से जियोलाइट इसी में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए NaCl को इसमें दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट व सल्फेट, या फिर क्लोरेट, या फिर सल्फेट, या फिर बाइकार्बोनेट व सल्फेट। हम पहले ही बता चुके हैं कि जल के अस्थायी कठोरता का जो कारण है वह कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्लोरेट और सल्फेट है, ना कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अस्थायी है, अस्थायी जो है वह कैल्शियम या फिर सल्फेट क्लोरेट है, या फिर सल्फेट है।
अगला क्वेश्चन है वह है अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। कैलगन विधि नहीं, यह तो लाया जाता है। धावन सोडा डालकर उबाल कर नहीं, इसको जो है वह अस्थायी कठोरता दूर करने में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता जल उबालने से दूर हो जाती है। यह इसलिए है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रकृति में वाष्पशील है या फिर ऊष्मा से अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट का अपक्षय बनता है। इसका जो राइट आंसर है यही होगा। ऊष्मा से अपघटित होकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है वह है कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते क्योंकि कठोर जल में जो है वह साबुन इस जल में सोडियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड घुले रहते हैं। कठोर जल में अबिले कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड घुले रहते हैं। हाँ, कठोर जल में जो है कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड जो है घुले रहते हैं, जिससे जो है साबुन झाग नहीं बना पाता। इसलिए क्यों नहीं झाग बना पाता है, क्योंकि साबुन जो है इससे अभिक्रिया करके कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड से अभिक्रिया करके बैठ जाता है नीचे में, इसलिए झाग नहीं बना पाता है। अगला क्वेश्चन है वह है जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है निम्नलिखित का विद्यमान होना। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुले बाइकार्बोनेट नहीं, अस्थायी है तो बाइकार्बोनेट घुले रहना चाहिए। हाँ, इसका राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है वह है जल में कठोरता निम्न में से किन आयनों की उपस्थिति में होती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन के उपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन है इससे अगला वह है जल में अस्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट नहीं, अस्थायी जो कठोरता है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोरेट लवण के कारण होती है। अगला अब क्वेश्चन आता है वह है कठोर जल के एक नमूने में मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 0.0292 ग्राम प्रति लीटर तथा कैल्शियम सल्फेट जो है वह 0.0136 ग्राम प्रति लीटर है। जल की कठोरता होगी। हम पिछला क्वेश्चन बताए थे, इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर लगभग 5 बताए थे आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चन था। चलिए इसको भी बताते हैं। जैसे देखिएगा MgSO4 के तुल कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा की जो मात्रा होगा वह कितना होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी MgHCO3, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के तुल कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम क्लोरेट की मात्रा जो होगा कितना होगा, दिया हुआ है आपके पास कितना 0.0292, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर। अब यहाँ पे नीचे जो लिखेंगे वह है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अनुभार कितना आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अनुभार जैसे देखिए मैग्नीशियम 12 होता है, इसका 24 होगा। हाइड्रोजन जो है वह 1 आता है, वह उसके बाद कार्बन जो है वह 12 होगा। ऑक्सीजन जो है वह 1648 आएगा इंटू 2, इसका जो मान आएगा वह है 12, 50, 60, 61 आता है। तो 24 + 61 इंटू 2 यानी 122। तो इसका जो आएगा वह है 162, इसका 142 आता है, ठीक है। 4 2 6 और 146 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 146, नीचे लिखेंगे 146 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट जो आता है उसका भार वह आता है 100, निकालिएगा। कैल्शियम का 20, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1648 निकालिएगा तो 100 आता है। इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा, जैसे देखिए
पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे 0 आता है, तो कितना 0 आएगा, तो 1 परी 4 0 आएगा। ठीक है, इसका मान आएगा 292 हो गया इसका मान। अब इसको हम सरल करेंगे। इसका जो मान आता है, जैसे देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 ये, यदि इसको हम काटेंगे तो 14 दूनी 28 आएगा, 1 बचता है और फिर 12 आ जाता है, तो नहीं लग रहा है, यानी 20 आता है 0.85। 3 0 है नीचे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 0 है नीचे, तो हम इसको भागा करेंगे तो 2 अंक तो है ऊपर, लेकिन 1 0 हम बैठाएंगे तो आ जाएगा 0.02085, यानी 3 अंक तक ही लीजिए या फिर 0.02 ही लीजिएगा। ठीक है, इतना ग्राम आएगा। इसी प्रकार सेकेंड स्टेप में देखेंगे। सेकेंड स्टेप में कैल्शियम सल्फेट के तुल्य कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो आता है वह होगा कितना, 0.0136 बाई कैल्शियम सल्फेट के कितना होगा अनुभार। जैसे देखिए कैल्शियम के होता है 20 दूनी 40, सल्फर का कितना होगा, तो 16 दूनी 32, और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, तो 16 चौका 64 आता है, 4 2 6 और 6 3 9 9 4 13, 136 आता है। 136 नीचे लिखेंगे इंटू 100। यहाँ से देखिए 1 परी 4 0, 136 से 136 गया, डबल जीरो से डबल जीरो, इसका जो आता है आंसर वह है 0.01। 2 अंक के पहले पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, दोनों को हम जोड़ेंगे, 0.01 को 0.02 ही लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0.003 आता है, यानी 1 लीटर में या फिर 1000 ग्राम में या फिर ml में जो कैल्शियम कार्बोनेट जो उपस्थित है उसका मात्रा वह है 0.03 ग्राम। अब यदि हम इसको पार्ट्स पर मिलियन में लिखेंगे तो वह होगा 0.03 ग्राम। 1000 में इतना है तो 1000 नीचे भाग देंगे, यानी 1 ग्राम में, और इसी को हम 10 पर पावर 6 यानी 1 मिलियन से गुना कर देंगे तो पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएगा। यहाँ से जैसे देखिए 3 0 से 3 0 यहाँ कट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.03 इंटू 10 पर पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे 30 ppm। ठीक है, 30 ppm हम पहले ही बता चुके हैं कि 10 ppm बराबर होता है 1 डिग्री। ppm जो होता है वह 1 डिग्री के बराबर होता है, तो 30 ppm जो होगा वह 3 डिग्री के बराबर होगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी। अगला क्वेश्चन होगा इसमें वह है जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है वे है। अस्थायी कठोरता जो होता है वह है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अस्थायी जो है वह कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्लोरेट या फिर सल्फेट आयन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है वह है निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, समुद्र जल, वर्षा जल, साधारण जल या आश्रित जल। इसका जो राइट आंसर होगा वह है समुद्र जल। अगला क्वेश्चन है जल के अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बंध होता है। जैसे देखिए जल के अणु जो है इस प्रकार होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, दोनों साइड बॉन्ड। इसका जो आकार रहता है, जो इसका जो कोण का वैल्यू आता है वह लगभग आता है 104 डिग्री या फिर 104 डिग्री 3 मिनट, याद रखिएगा। इसका जो वैल्यू आता है वह 104 डिग्री 3 मिनट आता है। अगला क्वेश्चन है जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि यह रंगीन होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। इसका जो राइट आंसर होगा कि जल का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह उच्च होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या है हम आगे आने वाले चैप्टर में कार्बनिक एंड इट्स कंपाउंड में बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यौगिक सोडियम जियोलाइट अधिक समय तक प्रयुक्त करने के बाद अप्रभावी हो जाता है,
इस यौगिक को पुनः उत्पन्न किया जाता है, इसे सांद्र H2SO4 में से गुजार कर नहीं, इसमें जो है NaCl का 10% विलयन गुजार कर इसको पुनः से उत्पन्न किया जाता है सोडियम जियोलाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है परम्यूटेड अथवा जियोलाइट का सूत्र क्या होगा। परम्यूटेड या फिर जियोलाइट का सूत्र जो होगा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इंटू 2H2O या फिर XH2O वहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे 2H2O लिखिएगा, 2H2O होता है इसमें अणुजल। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वह है नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। नगर में जो है शुद्ध करने वाले जल में जो है वह है विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल का प्रयोग किया जाता है, जल को कीटाणु को नाश करने के लिए। यहाँ तक जो है इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न था वह समाप्त होगा। अब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे अम्ल एवं क्षार तथा लवण के बारे में, और उसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण लवण, कार्बनिक एंड इट्स कंपाउंड, प्रमुख गैस, कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान और औद्योगिक रसायन के बारे में जानेंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।